बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ को स्टडी करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास डाल्टन लॉ क्या होता है, इसके अलावा डिफरेंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम डाल्टन लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपकी बुक में पेज नंबर 57 पे गिवन है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बेटा जो सबसे पहले वाली एप्लीकेशन है उसके अंदर उन्होंने आपको ये बताया है कि अगर जब हम किसी गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो डाल्टन्स लॉ उस केस में हमारे लिए हेल्पफुल है। बेटा इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी गैसेस हैं हमारे पास जिनको जब हम बनाते हैं लैब के अंदर तो उनको हम वाटर की सरफेस के ऊपर कलेक्ट करते हैं। मतलब ये कि नीचे कंटेनर के अंदर वाटर फिल कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है हम अपनी गैस को कलेक्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम उन गैसेस को जो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं उनको इस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये वाली गैसेस को वाटर की सरफेस के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जैसी गैसेस को हम वाटर की सरफेस के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड की केस में हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह वाली गैसेस को तो हम इस तरह नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो ये वाली गैसेस होगी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, इनको हम ईजिली वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो अब होता क्या है कि जो गैस हम इस तरह ले रहे होते हैं, जो वाटर को वो डिस्प्लेस करके, क्योंकि वो उनका जो वेट होता है वो कम होता है, लाइटर होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू दी एयर, और इसके अलावा वाटर की, इसलिए वो क्या करती हैं कि वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, फ्लोट करके ऊपर आ जाती हैं। अब वो जो गैस है उसको हम वहाँ से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। मसला ये होता है कि वो प्योर नहीं होती हैं, वो अपने साथ कुछ कुछ ना कुछ वाटर के वेपर्स को भी मिक्स कर लेती हैं। तो हम जो ये वाला आपके पास डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं, आपको ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी। इसमें हमने क्या किया है कि टोटल प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वाला? उसके अंदर हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा वाटर के वेपर्स का और जो हमने गैस सिंथेसाइज की है उसका कंबाइन। अब अगर हमने इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ गैस का अब जो प्रेशर है उसको ऑब्टेन करना है, तो आप क्या करेंगे, वाटर के जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जितना भी होगा वाटर का, उसमें से आप उसको माइनस कर दें तो हमारे पास जो प्रेशर होगा गैस का वो आ सकता है। तो ये एक एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ की, आपकी बुक भी यही कहती है। कहती है जी कुछ जो हमारे पास गैसेस हैं उनको हम लैब में वाटर की सरफेस के ऊपर कलेक्ट करते हैं। जब वो हम उसको वाटर की सरफेस के ऊपर कलेक्ट कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो है वाटर के जो वेपर्स हैं वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। तो अब जो है हम उसको कैसे उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्योर गैस का, ड्राई गैस का जो प्रेशर है वो उसमें से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी बुक ने यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस यूज़ की हैं। इसमें जो पी मॉइस्ट है आप इसको कह सकते हैं कि ये जी हमारे पास टोटल प्रेशर है, किसका, प्योर गैस का और वाटर वेपर्स का। जी वाटर वेपर्स क्योंकि एक्व एक्सटेंशन के इक्वल होते हैं तो बाद में हम वाटर वेपर्स की जगह एक्व एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आप पी ड्राई यानी कि जो सिर्फ प्योर गैस का वेपर जो पार्शियल प्रेशर है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं पी मॉइस्ट में, यानी कि टोटल प्रेशर में से एक्व एक्सटेंशन को माइनस करके। तो इस तरह करके हम डाल्टन लॉ अप्लाई करके, यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं हमने जो गैस सिंथेसाइज किया लैब के अंदर उसका प्रेशर। सेकेंडली बेटा हम यूज़ कर सकते हैं ये जो हमारे पास पायलट्स होते हैं, इनके लिए हमें कितनी जो है ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनके सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन जो है हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं इनको भी हम पार्शियल प्रेशर के ज़रिए से कर सकते हैं। बेटा होता ये है कि जो आपके पास नॉर्मली एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159 टॉर है। इसी तरह जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 116 टॉर है। अंदर क्योंकि कम होता है तो इसलिए बाहर से जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ रश करती है और अंदर की तरफ हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब मसला ये है कि जब हम हाइट की तरफ मूव करते हैं, अल्टीट्यूड बढ़ रहा होता है, पायलट्स वगैरह जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम हो रहा होता है, अराउंड 150 टॉर होता है। जब हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में कम हो जाए 159 टॉर से, तो हम इसको इजीली इनहेल नहीं कर सकते हैं। अगर 158 भी हो जाए तब भी हम इसको इनहेल नहीं कर सकते हैं। 159 जो है, इतना कंसनट्रेशन जो ऑक्सीजन का, इतना जो प्रेशर है होना चाहिए। अब क्योंकि जब हम ऊंचाई की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, तकरीबन 150 टॉर हो जाता है। तो उस केस में हम जो है ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली पायलट्स वगैरह को ये जो प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है वो ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम प्रेशराइज्ड कैबिन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन के, जहाँ पे उनको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन का एक्सटर्नल प्रेशर 150 टॉर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें। ये वाली जितनी बातें मैंने की हैं ये आपकी बुक में पॉइंट नंबर 2 और 3 में लिखी हुई हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है 116 टॉर जो है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, 159 टॉर जो है वो एटमॉस्फेयर में होता है। इसी तरह
ऊपर की तरफ जब हम मूव करते हैं, अल्टीट्यूड बढ़ रहा होता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है 159 टॉर से, तो अनकंफर्टेबल होता है वो, ब्रीथ करने में आसानी से वो सांस नहीं ले सकते हैं पायलट्स। तो इस केस में हम उनको प्रेशराइज्ड कैबिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिनके जो आपके पास 159 टॉर तकरीबन ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ईजी ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट में बेटा हमारे पास आपकी बुक ये कहती है कि जी जो हमारे पास जब हम समंदर के अंदर डाइविंग कर रहे होते हैं तो जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो 3 एटीएम प्रेशर इंक्रीज़ करता है विद एवरी 100 फीट। 100 फीट जब आप समंदर के अंदर चले जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से 3 हो जाता है। इसी तरह जब आप 200 फीट जाते हैं तो वो 6 हो जाता है एटीएम। इसी तरह जब आप 900 फीट समंदर की गहराई में चले जाते हैं तो जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वहाँ पे 9 एटीएम हो रहा होता है। जब इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा होता है तो होता ये है कि जो ऑक्सीजन है, जो आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो भी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो जो आपके पास जितने भी डाइवर्स होते हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट, स्क्यूबा डाइविंग इक्विपमेंट जो है उसको अपने साथ लेके जाते हैं, और उसके अंदर ताकि वो उसमें उनको आर्टिफिशली जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड की हुई होती है। ऑक्सीजन के साथ वो मिक्सचर बनाते हैं हीलियम का। हीलियम के ऊपर जब इतना ज़्यादा प्रेशर भी लग रहा होता है तब भी वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ एक तो मिक्स नहीं होती है। जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होगी तो डेफिनेटली आप उसे इनहेल भी नहीं कर सकेंगे। जब आप उसे इनहेल नहीं कर सकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। तो इस तरह करके आप नाइट्रोजन नेक्रोसिस से बच सकते हैं। तो ये पर्पस होता है स्क्यूबा डाइवर्स का, जो उन्होंने पीछे अपने इक्विपमेंट रखा होता है, सिलेंडर रखा होता है, उसके अंदर हीलियम जो है वो मिक्स की हुई होती है। हीलियम का फ़ायदा ये है कि वो इतने हाई प्रेशर पे भी ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होती है, अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर भी नहीं जाती। तो ये बात जो है बेटा ये आपके लास्ट वाले एप्लीकेशन के अंदर लिखी हुई है। मेरा ख्याल है ये आसान सी बातें हैं। अगर बेटा आप में से आपको इसमें से कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।